सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 रोटियां। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आओ बात करें। अपनी माँ की मदद करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? बर्फीले इलाके में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं होती हैं? चलिए इन प्रश्नों को विचारें और उन पर कार्य करें। बच्चों चलिए पढ़ते हैं इस पाठ का सारांश। इस रूसी कहानी में एक बच्चे का उसकी माँ के प्रति प्रेम दिखाया गया है। अपनी माँ को गर्म रोटियां खिलाने के लिए वह बर्फ की तूफान की परवाह न करके स्कूल से बाहर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में तूफान में फंसकर बर्फ में दब जाता है। उसकी माँ और मैट्रन उसे खोजकर घर लाती है। यह माँ बेटे की प्रेम की अनुपम गाथा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन एना मिखाइलोवा ने एक दिन स्कूल में दावत दी थी। बहुत से अतिथि आ गए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का मालुश दावत से एक दिन पहले ही एना मिखाइलोवा के पास पहुंच। दावत की तैयारी में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। मालुश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई थी। हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू हुई तो मालुश अपने को रोक नहीं पाया। कहीं रोटियां खत्म हो गई तो इसलिए उसने पहले ही एना मिखाइलोवा से पूछ लिया, आंटी मैं कुछ गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता हूँ ना? क्यों नहीं, मैट्रन ने प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा। लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म हुई तो मालुश ने घर चलने के बारे में सोचा। तभी एना मिखाइलोवा का ध्यान बाहर की तरफ गया। बाहर अचानक बर्फ गिरने लगी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था, जैसे रात उतर आई हो। हालांकि अभी रात होने में देर थी। मौसम खराब होता देख एना को चिंता हुई। ओह मालुश, बाहर तो बहुत बर्फ गिर रही है। इस खराब मौसम में तुम घर कैसे जा सकोगे? मालुश ने खिड़की से झांक कर देखा तो क्षण भर के लिए वह निराश हो गया। मगर जैसे ही उसे अपनी माँ के लिए गरम गरम रोटियां ले जाने की याद आई, वह उत्साहित होकर बोला, आप मौसम की चिंता ना करें आंटी, मेरे पाँव अपने घर तक का रास्ता अच्छी तरह से पहचानते हैं। एना मिखाइलोवा मालुश के मन की बात समझ गई थी, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। अनमने मन से उन्होंने मालुश को जाने की आज्ञा दे दी। घर से बाहर भेजने से पहले उन्होंने मालुश को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। मालुश जब मैट्रन से विदा लेकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी उसके साथ चल गया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एना मिखाइलोवा उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आई तो उन्होंने महसूस किया कि मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। बर्फ के बड़े बड़े गुब्बार तेज हवा में सरसाते उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। एना ने फिर एक बार मालुश को रोकना चाहा, किंतु कुछ सोचकर वे चुप हो गए। मालुश और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो एना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई।
लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे मालूश के बारे में सोच रही थी और रह रह कर खिड़की से बाहर झांक लेती थी। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उससे कहीं तेजी से एरा की बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने कुछ सोचा और तेजी से गर्म कपड़े पहनकर बाहर गली में निकल आई। जब अकेली जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के इवान को साथ ले लिया। बर्फीली हवा के थपेड़े और तीखे हो गए थे। दूर दूर के मकानों में जलने वाली रोशनी कोहरे का सीना चीरकर कभी कभी नजर आ जाती थी। इवान अपने साथ लाई छड़ी से रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था और एना बहुत संभल कर तेजी से उसके पीछे चल रही थी। काफी देर और बड़ी कठिनाई से वे लोग मालूश के घर पहुंचे, जो स्कूल से बहुत अधिक दूर भी नहीं था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालूश की माँ फेडोशिया ने ही दरवाजा खोला, किंतु एना के साथ इस मौसम में मालूश की बजाय किसी और लड़की को देखकर वह चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, एना मिसाइला वान इवान के साथ तेजी से अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया। एक निगाह उन्होंने घर में दौड़ाई और वैसा कोई संकेत ना पाकर पूछ लिया, मालूश कहाँ है? मालूश? फेडोशिया ने सुना तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्यों? वह तो कल से स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक नहीं लौटा है। एना मिखाइलोवन को जैसा सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गए। फेडोशिया एना की ओर फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन बैठा जा रहा था। यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे। किसी तरह एना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है कि सब पड़ोसियों को इकट्ठा करके उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के पास गया। कुछ ही दिन में काफी लोग फेडोशिया की झोपड़ी के पास जमा हो गए। सभी को मालूश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते जा रहे मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उसके मन में उठ रही थी। मालूश कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे कैसा ढूंढा जाए, यह सब सोच रहे थे। तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वह हाँफ रहा था। उसने कहा जमा लोगों से लड़खड़ाते स्वर में, उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंकी जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे मौसम में जबकि अन्य सभी जानवर कहीं ना कहीं दुख के छिपे बैठे होंगे, उस कुत्ते का भौंकना मुझे आश्चर्यजनक लगा। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मुझे लगता है वह कुछ कहना चाह रहा था। इस पर सभी ने खामोश होकर अपनी शक्ति कुत्ते के उस स्वर को पकड़ने में लगाई। अचानक एना मिखाइलोवन को ध्यान आया कि जब मालूश उसके घर से चला था तो काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालूश के साथ उसे छोड़ने आया था। एना के कान वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना, ब्लैकी, यह ब्लैकी ही है जो मालूश के साथ साथ आया था। एना के चेहरे पर उतरा उत्साह की तरंग दौड़ गई। चलो, हमें बिना वक्त गवाए मालूश को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत कुदाल, फावड़े, कंदील उठाए। ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। साए साए करती बर्फीली आंधी में उनके कदम तेजी से चल रहे थे। ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से चितराकर बिखर बिखर जाती। उसी तरह ब्लैकी के भौंकने का स्वर भी हवा की सनसनाहट के साथ कभी आता तो कभी रुक जाता। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। उसके भौंकने की पीड़ा के संकेत भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे।
कुछ ही क्षणों में लोगों ने एक बड़ी और काली वस्तु को बर्फ के थपेड़ों से टकराकर अपनी तरफ आते ही देखा। एना ने पहचाना, ब्लैकी ब्लैकी। ब्लैकी ने जैसी पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की, एना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। एना ने उसे धीरे से उठाया, गले से चिपका लिया। एना ऐसे करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरते वह तेजी से भागा और बर्फ के ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उसे ढेर के नीचे माल्युस दिखाई देने लगा। माल्युस को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु एना मिखाइलोवान ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी, वह जल रही थी। एना के चेहरे पर राहत के भाव आए, मगर भयंकर सर्दी की वजह से माल्युस का सारा शरीर अकड़ा पड़ा था, वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से एना ने माल्युस को उठाया। ये लोग जल्दी से उसे फेडोशिया की झोपड़ी में ले आए। माल्युस के सब कपड़े उतार दिए, पास ही तेज आग जलाई गई, उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों में काफी मदद कर रहा था। फेडोशिया भी धीरे धीरे सुबक रही थी। थोड़ी ही देर में मालिश की शरीर में हरकत होने लगी। उसका अकड़ा शरीर धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मालिश की छोटी भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालिश ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालिश उठ बैठा और माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालिश को अपने सीने से लगा लिया और फपक कर रो उठी। एना मिखाइलोवान ने आगे बढ़कर माल्युहरा के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को काबू किया। वहां उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।